हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस पेपर में जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2015 का क्वेश्चन पेपर है। हम देखेंगे इसके आंसर्स के बारे में और उस आंसर्स को हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 150 क्वेश्चन है, इसमें पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो हम इस क्वेश्चन में जो है आज इस पार्ट में 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले वाला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका E. coli is grown in a culture medium containing radioactive phosphorus for 48 hours. Which of the following would have radioactive label? कह रहा है आपने ई कोलाई को एक कल्चर में ग्रो कराया जहाँ पे जो फास्फोरस है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। अब ये जब ई कोलाई उस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा है, कह रहा है इसके कौन कौन से ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आपको रेडियो एक्टिव लेबल्ड मिलेंगे बाद में। प्रोटीन, आरएनए, फॉस्फोलिपिड या आरएनए फॉस्फोलिपिड या केवल फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड। तो अगर आप बात करेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके फास्फोरस कंटेनिंग होते हैं, क्योंकि जब आप मीडियम में फास्फोरस रखेंगे तो ई कोलाई क्या करेगा, उसको एब्जॉर्व करेगा और अपने न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल्स में वो क्या करेगा, उस फॉस्फेट का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं जहाँ आपको पता है कि फास्फोरस का यूज़ होता है। प्रोटीन, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स। आपको पता है जो आरएनए और डीएनए का बैकबोन होता है वहाँ पे फास्फोरस होता है, तो आरएनए में तो श्योरली रहेगा। सेकेंड थिंग है जो फास्फोलिपिड होते हैं वो, इनका नाम भी इसी के बेसिस पे पड़ा है क्योंकि वो फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड है, तो फास्फोलिपिड में भी फास्फोरस होगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली जो है प्रोटीन्स में, तो प्रोटीन में जो होता है फास्फोरस नहीं पाया जाता है। ओके, तो तो प्रोटीन में भी जो है आपका फास्फोरस हो सकता है, लेकिन वो जो होता है क्या होता है आपका, जब मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, वहाँ पे फास्फोरस आता है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर के आप जो शुरुआत के पेजेस है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिख गया है क्लोजेस्ट आंसर आपको पता करना है। तो फास्फोलिपिड में होगा ही होगा। सेकेंड है आपके आरएनए, तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, आरएनए और फास्फोलिपिड ओनली, जो कि आपका की में भी दिया हुआ है और ये इसको जस्टिफाई भी करता है। क्लोजेस्ट आंसर है, प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। द कोकाई बैक्टीरिया दैट मोस्टली अकर इन अ सिंगल और पेयर्स आर। कह रहा है अगर हम कोकाई बैक्टीरिया की बात करते हैं जो मोस्टली सिंगल या पेयर्स में रहते हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, डिप्लोकोकाई और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कह रहा है कोकाई अगर सिंगल में रहे या पेयर्स में रहे तो क्या कहेंगे, तो सिंगल में रहे ऐसा यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिया हुआ है। फर्स्टली मैं आपको बताऊं जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये एक्चुअली स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। एक फिलामेंटस बैक्टीरिया हो सकता है या रॉड शेप जिसे आप बोलते हैं, दूसरा स्फेरिकल शेप। और जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कोकाई बोलते हैं। तो और ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। जब सिंगल कोकाई वाले बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब केवल एक सेल वाले, उनको हम माइक्रो कोकाई बोलते हैं। दो पेयर में हैं अगर तो डिप्लोकोकाई बोलते हैं। और ऐसे ही आपको पता है टेट्राकोकाई जब चार हो और जब लॉन्ग चेन हो उसका, तब हम स्ट्रिप्टोकोकाई बोलते हैं। यहाँ पे दिया अगर कोकाई बैक्टीरिया सिंगल या पेयर में रहे तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंगल का दिया नहीं, अगर पेयर पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा डिप्लोकोकाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डिप्लोकोकाई। थर्ड पे चलते हैं। द टू मॉडिफाइड शुगर, एक कह रहा है दो मॉडिफाइड शुगर हैं, एन एस्टिल ग्लूकोसामीन और एस एन एस्टिल म्यूरोमिक एसिड, जिसे आप कॉमनली नैग और नैम बोलते हैं। कह रहा है वो प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। कह रहा है जो उसमें कोवैलेंटली लिंकिंग होती है वो उसका नेचर कैसा होता है। आप देखेंगे जो ग्लूकोज कह रहा हूँ, ये जो नैग और नैम है इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। कह रहा है कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप देखेंगे जो सैकराइड्स होते हैं एक्चुअली वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनमें क्रॉस लिंकिंग होती है और इसके बेसिस पे ही आप कहेंगे डाइसैकेराइड है, ऑलिगोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। तो ये जो एन एस्टिल ग्लूकोसामीन और एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड है आप देखेंगे तो ये जो होते हैं आपके,
ये जुड़े होते हैं आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। 1,4 का मतलब है जब एक शुगर का कार्बन नंबर 1 दूसरे वाले के कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हो तो उसे 1,4 बोलेंगे। 1,6 का मतलब जब एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व हो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये डिपेंड करता है पोजीशन। आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसका तो अल्फा में जो OH का पोजीशन रहता है कार्बन नंबर 1 पे वो नीचे रहता है, और बीटा में आप देखेंगे जो OH का पोजीशन होता है वो ऊपर होता है। ठीक, तो बीटा अप, आप इसको याद रखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए तो बीटा अप से याद रखिए, बीटा हमेशा ऊपर होता है। तो यहाँ पे भी यही मिलता है। आप जो देखेंगे दोनों में जो बॉन्डिंग होती है कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में होती है, और जो OH का वो पोजीशन रहता है वो ऊपर के साइड होता है। तो यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन अ वायरस एंटर अ सेल बट डज नॉट रिप्लिकेट इमीडिएटली द फिनोमेनन इज कॉल्ड। अब वायरसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे बैक्टीरियोफाज हो गया, एक्चुअली उसी के बारे में बात ही हो रही है। कह रहा है वायरसेस अगर इंटर करे सेल में, अगर वो इमीडिएटली रिप्लिकेट करने लगते हैं तो उनकी प्रोजनी बनती है और वो लिसिस करके निकल आते हैं सेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वायरसेस इमीडिएटली रिप्लिकेट नहीं करते हैं, वो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसी के साथ जुड़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये प्रोसेस जो है इसको आप लाइसोजेनी बोलते हैं। सिनर्जिज्म दूसरी चीज़ है, सिम्बायोसिस तो आपको पता है दूसरी चीज़ें हैं। सिम्बायोसिस बहुत सारे टाइप का हो सकता है, म्यूचुअलिज्म, अमेंसिलिज्म, कमेंसलिज्म। हेलोटिज्म आपको जो है लाइकेंस में आप देखने को मिलता है, जहाँ पे एक पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी, लाइसोजेनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है फॉर अ वायरस टू रिप्लिकेट इन होस्ट सेल, क्या चीज़ होना चाहिए, द होस्ट सेल मस्ट बी अंडरगोइंग माइटोसिस। होस्ट सेल उस समय माइटोसिस में जा रहा हो। इट जीनोम मस्ट बी रिलीज इन द होस्ट साइटोप्लाज्म। द होस्ट सेल मस्ट लैक सेल मेम्ब्रेन। द कैप्सिड सब यूनिट शुड एंटर द होस्ट साइटोप्लाज्म। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप चारों स्टेटमेंट में देखेंगे वो है आपका कि जो जीनोम है वायरस का वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में रिलीज होना चाहिए। ये करेक्ट नहीं है पहला ऑप्शन कि होस्ट जो है माइटोसिस कर रहा हो, या होस्ट सेल में मेम्ब्रेन ही नहीं हो, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं हो, या जो सब यूनिट है, कैप्सिड सब यूनिट हैं, वो भी इंटर करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो वायरस है उसका जो जीनोम है वो होस्ट साइटोप्लाज्म में जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। 6 पे चलते हैं। कह रहा है एस्टाजेंथिन जो है आपका वो किससे मिलता है, हेमेटोकोकस, इक्टोकार्पस, ड्यूनालिएला, सिंडेस्मस। तो एस्टाजेंथिन है, आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे, ये एक्चुअली एक कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड मतलब, कैरोटीनॉइड आप पढ़ेंगे तो कैरोटीनॉइड दो टाइप के होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स। तो ये जो एस्टाजेंथिन है ये एक्चुअली ज़ैंथोफिल है, ओके। और ये एक ब्लड रेड पिगमेंट है, ये आपको मिलता है हेमेटोकोकस में, ओके। सो एस्टाजेंथिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेमेटोकोकस। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। ये अभी रिसेंटली BHU में भी पूछा गया है, इसी जो 2020 का एग्जाम हुआ है। जो रेड कलर होता है रेड सी का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। जो इसमें कुछ जो एक पिगमेंट होता है फाइकोइरेथिन, वो ज़्यादा बनता है, इसी वजह से ये रेड कलर इम्पार्ट करता है, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आयोटा कैराजिनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्टली व्हाट इज कैरीन, आपको पता है ये म्यूसिलेजियस सब्सटेंसेस हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब कैराजिनिन को भी जो है क्लासिफाई किया गया है 3 भागों में, आप पढ़ेंगे आयोटा, कप्पा एंड लैम्डा। तो ये तीनों टाइप के अलग अलग हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। और जो आयोटा कैराजिनिन है ये आपका मिलता है यूचियोमा स्पिनोसम से, ये मतलब ये जो है आपका एल्गी, ये इसे प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिफाल्यूरोस एज क्या है ये भी बहुत कॉमनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, DU में भी ये मिल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, पैरासिटिक एल्गा है जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ओके। ये कॉमनली जो है आपको मिलेगा, इससे रेड रस्ट ऑफ टी कॉज होता है,
और ये नॉर्मली और भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट पे मिलते हैं, जैसे मैंगो एक्सेट्रा हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सारगैसो सी इज नेम्ड आफ्टर, कह रहा है जो सारगैसो सी का नाम रखा गया है वो किसके बाद रखा गया है? एक ग्रीन एल्गी, एक ब्राउन एल्गी, एक रेड एल्गी या साइनोबैक्टीरियम के बाद। तो जो आपका सारगैसो सी है ये एक्चुअली सारगैसम जो आपका एक फियोफाइसी का मेंबर है, फियोफाइसी को आप कॉमनली ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं उनके मेंबर्स को, तो उसी के नाम पे ये सारगैसो सी रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, ब्राउन एल्गा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई इन द डॉटर सेल आफ्टर डिवीजन इन अ डाइकैरियोटिक मार्सीलियम इन द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। अब कह रहा है बेसिडियोमाइकोटा में आपको पता है वहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई है ये इनका डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर सेल में कैसे होता है आफ्टर द डिवीजन इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब आपको पता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम में एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस होता है। कह रहा है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वो डॉटर सेल में जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ही जाए, दोनों एक ही ना चला जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, वोरेनिन बॉडीज, सेप्टल प्लग, कैंकरेप्शन और क्रोजियम। तो मैं आपको बता दूं जो आपका वोरेनिन बॉडीज हैं ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये पेरोक्सिसोम डेराइव्ड डेंस और आप कह लीजिए माइक्रो बॉडी होते हैं जो सेप्टा के पास में पाया जाता है, और ये एस्कोमाइकोटा के मेंबर में मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्लगिंग करता है सेप्टल पोर्स का, जैसे हाइफी है एस्कोमाइकोटा के मेंबर में आप देखेंगे सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। अगर कोई भी उसमें से एक जो सेल है उस हाइफी का, मतलब सेप्टेशन का जो है, जैसे एक सेल हुआ, अगर वो डैमेज हो गया तो ये वोरेनिन बॉडीज क्या करते हैं, ये तुरंत जो है प्लगिंग कर देते हैं सेप्टल पोर्स का, जिससे क्या होता है आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका बाहर नहीं आता। तो ये वोरेनिन बॉडीज आर प्रेजेंट इन एस्कोमाइकोटा। सेप्टल प्लग्स की बात कर लेते हैं तो ये तो हर जगह पाया जाता है, मेनली शायद बेसिडियोमाइकोटा में मिलता है, पर इनका फंक्शन ये नहीं है कि इंश्योर करें डिस्ट्रीब्यूशन। क्लैम्प कनेक्शंस आर द ये जो होता है यही एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं बेसिडियोमाइकोटा में, और इसी का फंक्शन है। आप देखेंगे जब बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर बनता है तो वहाँ पे क्लैम्प कनेक्शन बनता है, और क्लैम्प कनेक्शन की वजह से ही जो होता है जेनेटिकली जो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होता है कि वो डॉटर सेल में जाएं, अलग अलग हो गए। क्रोजियर फॉर्मेशन भी एक टाइप का, जैसे क्लैम्प कनेक्शन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम से डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होता है, ऐसे एस्कोमाइकोटा के मेंबर में क्रोजियर फॉर्मेशन से वो इंश्योर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन फंजाई अ ग्लोबोस फ्रूटिंग बॉडी विथ नो ओपनिंग इज नोन एज। ये आया है आपका एस्कोमाइकोटिना में, जो अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज पाए जाते हैं उसके बेसिस पे पेरिथीसियम, जैसे आप बोलते हैं पेरिथीसियम ससेप्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एपोथीसियम होता है जहाँ पे जो आपका एस्कस होता है वहाँ पे एक पोर होता है, एपिकल पोर होता है। क्लिस्टोथीसियम जो है यही आपका ग्लोबोस फ्रूटिंग बॉडी है जहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, क्लिस्टोथीसियम। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगस। कह रहा है इसमें से कौन सा फंगस नहीं है? क्लेविसेप्स आपने पढ़ा है, फाइटोप्थोरा आपने पढ़ा है, क्लेडोस्पोरियम भी आपने पढ़ा है फंगस है, पेनिसिलियम भी आपने पढ़ा है फंगस है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इवोल्यूशनरी कैरेक्टर पे देखेंगे, ये जो ऊमाई सीड्स के मेंबर हैं ये रखे तो भले गए हैं फंगस में, ये एक्चुअली एल्गी से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। और अभी जो आप क्लासिफिकेशन देखेंगे रीसेंट एडवांस क्लासिफिकेशन, उसमें वो एक्चुअली एल्गी ही ट्रीट किए जाते हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, फाइटोप्थोरा। तो फाइटोप्थोरा क्या है? आप फंगस एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मेंबर ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फाइला फ्रॉम जू स्पोर्ट्स इन देयर लाइफ साइकिल। कह रहा है इनमें से किसके मेंबर जो हैं जू स्पोर्ट्स फॉर्म करते हैं? कैट्रिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा या जाइगोमाइकोटा। आपको पता है कि फंजाई में जो होता है कॉमनली जू स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, और जहाँ पे आपको जू स्पोर्स मिलेगा
वो आपको मिलता है oomaisids के मेंबर में। और oomaisids का एक सब क्लास कह लीजिए या कुछ सब इन्फीरियर आप कह लीजिए, उसका पार्ट है काइट्रिडियो माइकोटा, और इनका भी मेंबर जो होते हैं वो जूस्पोर्स रिटेनिंग होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द पेल्टेट डिस्क फॉर्म ऑन स्पोरेंजियल डेस्सेंस इन राइजोपस इज, कह रहा है जो पेल्टेट डिस्क फॉर्म होता है स्पोरेंजियल डेस्सेंस में राइजोपस में, आप जब राइजोपस का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि जब स्पोरेंजियल डेस्सेंस होने लगता है तो एक पेल्टेट वहाँ पे डिस्क फॉर्म होता है। कह रहा है वो क्या होता है वहाँ पे। तो जब आप उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे स्पोरेंजियम 4 में उसके कॉलमुला पाया जाता है, और ये जो पेल्टेट डिस्क फॉर्म होता है ये इसी इन्वर्टेड डेसेंस के बाद वो इन्वर्टेड हो जाता है उसका कॉलमुला, और इसी को हम पेल्टेट डिस्क बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, इन्वर्टेड कॉलमुला। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पूछा है कॉमन स्कैब इन पोटैटो इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना था, बैक्टीरिया से काज डिजीज। तो यहाँ पे पूछा है कॉमन स्कैब इन पोटैटो किससे होता है, ज़ैंथोमोनास से, स्ट्रेप्टोमाइसीस से, सर्कोस्पोरा से, या पायरिकुलारिया से। तो ये जो कॉमन स्कैब इन पोटैटो है ये स्ट्रोमाइसीस के स्पीसीज से होता है, ओके, जो एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन इज। आयरिश फेमाइन बड़ा पॉपुलर है आयरलैंड में, जो है वहाँ पे 6-7 साल के लिए जो है ये फेमाइन आया था, जहाँ पे क्रॉप जो है ये आपका पोटैटो जो है बहुत इन्फेक्टेड हुआ था यहाँ से। वो है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा ये डिजीज़ काज्ड हुआ था, और इसी ने आयरिश फेमाइन काज किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। Which of the following pathogens transfers DNA into the host cell genome to parasitize? कह रहा है इसमें से कौन सा इनमें से मेंबर है जो क्या करता है अपना, वो पैथोजन है और वो अपना ट्रांसफ़र करता है डीएनए होस्ट जीनोम में। तो आपको पता है कॉमनली बायोटेक्नोलॉजी में भी आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, ये जो इसका फीचर है, इसका ट्रांसफ़र अपना डीएनए ट्रांसफ़र करने का जो फीचर है इसका यूटिलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हुआ है, और वो है आपका बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एंथोसिरोस शोज अ क्लोज एंसेस्ट्री विद ग्रीन एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्या जो आपका एंथोसिरोस है आपको पता है ब्रायोफाइट्स का ये मेंबर है, पर ये जो है ग्रीन एल्गी के साथ एंसेस्ट्री शो करता है किस चीज़ में, कि यहाँ पे एक एक्टिव इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है इसके स्पोरोफाइट के फूट में, या लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटोनीमा होता है, या सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है विद अ पायरोनोइड इन ईच सेल, और मल्टीलेयर जैकेट ऑफ गैमेटेंजिया। तो इसका जो फीचर है जो ये एंसेस्ट्री शो करता है ग्रीन एल्गी के साथ, वो क्या करता है कि यहाँ पे सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पे पायरोनोइड भी पाए जाते हैं। पायरोनोइड जो है वो हायर प्लांट्स में इतना कॉमन नहीं है, और यही फीचर जो है एंथोसिरोस का उसको ये शो करता है कि ये इसका एंसेस्ट्री रहा है एल्गी से। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस अकर्स इन। कह रहा है ब्रायोफाइट्स में मियोसिस कहाँ पे होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू ऑफ द स्पोरेंजियम टू प्रोड्यूस स्पोर, गैमेटेंजिया टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग, स्पोर टू प्रोड्यूस प्रोटोनीमा, और गैमेटोफाइट टू प्रोड्यूस गैमेटेंजिया। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो पहला ही है। आपको पता है जो मियोसिस कहाँ पे होता है, आपको पता है आर्चिगोनिया एंथ्रेडिया होता है, एक स्पर्म बनाता है, एक एग बनाता है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट जो होता है ग्रो करके आपका क्या बनाता है, कैप्सूल वगैरह सब बनाते हैं, स्पोरोफिटिक फेज बनाते हैं, और स्पोरोफिटिक फेज में स्पोर बनते हैं। आपको पता है फ्यूज़न के बाद में ही स्पोरोफाइट बना है जो डिप्लॉयड होता है। अब उससे जब स्पोर्स बनेंगे जो आगे चल के स्पोर्स ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, तो यही जो स्पोर है अभी का रिडक्शन होना होगा, इसीलिए स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है उसमें आपका क्या होता है, मियोसिस होता है टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। In a primitive type of sporophyte that lacks fruit, seta and letters and is completely embedded in the gametophyte tissue is found in। आपको पता है, कह रहा है यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का स्पोरोफाइट कौन सा है जहाँ पे फूट नहीं होता, सीटा नहीं होता, ना तो इलेटर्स होते हैं, यहाँ तक कि
ये इतना प्रिमिटिव है इसका स्पोरोफाइट कि यहाँ पे इसका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में एम्बेडेड होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रिक्सिया, पोरेला, पेलिया और मार्केंशिया। जब आप रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि रिक्सिया में ये सारे फीचर्स एक्चुअली रिक्सिया के ही हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर रिक्सिया होगा, ब्रायोफाइटा का मेंबर है हिपैटोकॉप्सिडा का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। रिटॉर्ट सेल्स ऑफ शूट एंड हेलाइन सेल्स ऑफ लीफ लैमिना फैसिलिटेट हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द गैमेटोफोर्स ऑफ। कह रहा है रिटॉर्ट सेल कहाँ पे होते हैं, शूट में, और हेलाइन सेल्स किसके लीफ लैमिना में होते हैं जो हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देते हैं यहाँ के किस प्लांट के गैमेटोफोर्स में, फिनारिया, पोरेला, पेलिया या स्फैगनम। जब आप स्फैगनम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे रिटॉर्ट सेल्स होते हैं जो एक्चुअली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं उसकी, प्लस हाईलाइन सेल्स ऑफ लीफ लैमिना भी होते हैं। दोनों जो होता है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देते हैं स्फैगनम को, इसलिए इसका आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी इसका यूज़ हुआ था एज अ ड्रेसिंग एजेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। साइफोनो स्टील इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। आपने स्टील के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने टेरिडोफाइट पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक प्रोटो स्टील होता है, एक साइफोनो स्टील होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोटो स्टील में सेंट्रल पिथ नहीं पाया जाता, वहीं साइफोनो स्टील में सेंट्रल पिथ पाया जाता है। ओके, और यहाँ पे पूछ रहा है सेंट्रल पिथ सराउंडेड बाय वैस्कुलर टिश्यू विथ और विदाउट लीफ गैप, सेंटर सिलेंडर ऑफ जाइलम इन विच फ्लोएम इज इंटरस्पर्स्ड, और सेंटर सॉलिड कोर ऑफ जाइलम। पहली बात तो जो ऑप्शन आपका सी डी है बिल्कुल गलत है, सेंटर सॉलिड कोर नहीं होता, वहाँ पे पिथ प्रेजेंट होगा। तो लेकिन अब यहाँ पे दो नेचर दिया है ऑप्शन नंबर ए बी में। कह रहा है सेंट्रल पिथ जो होता है वो सराउंडेड बाय वैस्कुलर टिश्यू, जहाँ पे लीफ गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कह रहा है सेंटर सिलेंडर क्या रहता है, जाइलम का रहता है, जिसमें फ्लोएम इंटरस्पर्स रहता है। तो ये मिलता नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ए है। जो फीचर है साइफोनो स्टील का वो है सेंट्रल पिथ, और जो वैस्कुलर टिश्यू से सराउंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। कह रहा है इन द स्टेम ऑफ सेलाजिनेला स्टील इज सस्पेंडेड इन द सेंटर बाय मींस ऑफ एंडोडर्मल टैबिकुली। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। मतलब ये सेलाजिनेला के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि वहाँ पे ट्रैबेकुली पाया जाता है। ओके, सेकंड पे आते हैं। इन इक्विसीटम द स्पोर्स आर स्पाइरली वैप्ड विद इलेटर्स। ये भी सही है। जब आप इक्विसीटम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो उसका स्पोर होता है वो स्पाइरली रैप्ड होता है इलेटर से। लेकिन दोनों का डिफरेंस है, जो आप ब्रायोफाइट में इलेटर्स पढ़ते हैं उसका ओरिजिन अलग होता है और इनके इलेटर्स का ओरिजिन अलग होता है, पर ये भी ट्रू है। तो ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, अब कह रहा है इन टेरिस द स्पोरेंजिया आकर एंड बीन शेप्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज का स्पोरोकार्प। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। स्पोरोकार्प आपका मार्सिलिया वगैरह में मिलता है, एजोला में भी शायद है, या वहाँ पे एक और साल्विनिया वहाँ पे रिपोर्टेड है। टेरिस में ये स्पोरोकार्प नहीं बनते हैं। तो एक इनकरेक्ट मिल गया। लेकिन चौथे पे हम चल के देखते हैं ये क्या कर रहा है। स्टेम ऑफ राइनिया इज प्रोटोस्टेलिक। ये भी सही है। राइनिया जो है आपका प्रिमिटिव प्लांट है, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट था एक्चुअली, फॉसिल प्लांट है ये, और यहाँ पे जो स्टील होता था वो प्रोटोस्टेलिक होता था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका सी मिल गया कि टेरिस में स्पोरोकार्प नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। स्पोर्स ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। कह रहा है जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे वहाँ पे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। और होमोस्पोरस का मतलब है जब वो स्पोर बनाते हैं जो सारे आल अलाइक होते हैं। वहीं अगर हेटेरोस्पोरस की हम बात करें तो माइक्रोस्पोर्स अलग बनते हैं और मेगास्पोर अलग बनते हैं, और दोनों का रिलेशन सेक्स भी है। गैमेटोफाइट का सेक्स क्या होगा। होमोस्पोरस में जैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, मेल प्लांट बनाएंगे, और जो मेगा स्पोर होते हैं वो फीमेल प्लांट बनाते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है आपका कि डायसियस प्रोथैलस, इसको डायसिज्म कहते हैं। जब एक ही प्रोथैलस पे एक्चुअली, हाँ, जो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट में वो प्रोथैलस होता है। तो अगर प्रोथैलस मोनोशियस होगा, मतलब मोनोशियस आपको होमोस्पोरस प्लांट में ही मिलेगा, जहाँ पे ऐसे सेक्स जो होता है डिटर्मिनेशन ऐसे नहीं होता थैलस का।
तो वहाँ पे एक ही पे दोनों रहेगा आपका आर्चिगोनियम एंट्रीडियम, लेकिन ऐसे जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है वो हमेशा डायसियस प्रोथैलस ही प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ हाईली प्राइस्ड ड्राई फ्रूट चिलगोजा? पाइन नट जिसे बोलते हैं, कह रहा है पाइनस का कौन सा स्पीसीज है जहाँ से हमें चिलगोजा मिलता है जो एक हाईली प्राइस्ड ड्राई फ्रूट है। तो पाइनस में जब आप पाइनस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि पाइनस ज़िरार्डियाना जो है इस स्पीसीज से जो है हमें चिलगोजा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ यूनिक फीचर ऑफ नीटम कह रहा है इनमें से कौन सा यूनिट का यूनिक फीचर है? न्यूक्लियाई ऑफ सम न्यूक्लियर सेल फंक्शन एज ए, ठीक कह रहा है न्यूक्लियाई कुछ न्यूक्लियर सेल्स के न्यूक्लियाई एक की तरीके से फंक्शन करने लगते हैं, या आर्चिगोनिया रिमेन अ ग्रुप सराउंडेड बाय अ कॉमन जैकेट, या two distinct archegonia are present as a micropillar end of the female gametophyte, या no distinct archegonia are present and some free nuclei of the female gametophyte function in egg। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। यहाँ पे आर्चिगोनिया प्रेजेंट नहीं होता और यही कैरेक्टर इसको एंजियोस्पर्म के पास ले जाता है। प्लस इसमें जो है कुछ फ्री न्यूक्लियाई जो होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के वही फंक्शन करने लगते हैं एग्स के जैसे। तो पहला ऑप्शन इसमें जो दिया है कि न्यूक्लियाई कुछ न्यूक्लियर के फंक्शन करने लगते हैं एग से, ये इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है और इसलिए पहला नहीं सही होगा। आर्चिगोनिया तो इसमें होता नहीं है, तो बी गलत है, सी भी गलत है। यह कह रहा है दो डिस्टिंक्ट आर्चिगोनिया होते हैं, तो इसीलिए डी आपका करेक्ट है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द कॉर्टेक्स ऑफ कोरलाइड रूट इन साइकस कंसिस्ट ऑफ। साइकस प्लांट में आपने पढ़ा होगा इसका एक कोलोराइडल रूट भी होता है जो आप कह लीजिए एपोजियोट्रॉपिक होता है, मीन्स बाहर निकला हुआ रहता है। वहाँ पे क्या इसका फीचर क्या है कि एल्गल जोन रहता है जहाँ पे नॉस्टॉक और एनाबीना रहते हैं, या फंगल जोन रहता है जहाँ पे माइकोराइजी एसोसिएशन होता है, या डिस्टिंक्ट स्क्लेरिक जोन होता है हैविंग सेल्स फिल्ड विद कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, या बैक्टीरियल जोन होता है जो राइजोबियम स्पीसीज से इनहेबिटेड होता है। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कि साइकस में जो होता है एक्चुअली आपको उसका टीएस काटेंगे तो वहाँ पे आपको एल्गल जोन मिलेगा जहाँ पे आपको नॉस्टॉक और एनाबीना जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया बट नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? तो सबसे पहले आप देखेंगे लिविंग सेल इसमें से कौन है। स्क्लेरिड जो होता है वो नॉन लिविंग सेल है आपका, और ट्रैकीड भी जो होता है डेड सेल होता है। कंपेनियन सेल की बात करें तो वो लिविंग होता है लेकिन उसमें सारी चीज़ें होती हैं। सी एलिमेंट की बात करें तो वो भी लिविंग होती हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया तो होते हैं लेकिन न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी एलिमेंट। और ये चीज़ें आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ते हैं सिंपल टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आते हैं, परमानेंट टिश्यू, तो वहाँ पे ये सब आपको पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोमेटा द गार्ड सेल्स आर नॉट सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सब्सिडियरी सेल्स? ये जब आप मार्फोलॉजी पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बुक में, वहाँ पे आपको फीचर्स पढ़ाया जाता है लीव्स वीव्स का, तो स्टोमेटा भी एक फीचर है। स्टोमेटा के कई सारे टाइप होते हैं। ओके, उसमें से जो आपका कह रहा है कौन सा इसमें से सराउंड नहीं होता है सब्सिडियरी सेल से, तो आपको एक प्रिमिटिव फीचर भी मिलेगा स्टोमेटा का। आपको पता है जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के वो कुछ सब्सिडियरी स्पेशलाइज्ड सब्सिडियरी सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस से अलग होते हैं, वो उसको इंसर्कल करते हैं। ओके, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें से ऑप्शन में आपका है जहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि जो आपके गार्ड सेल होते हैं वहाँ पे कोई सब्सिडियरी सेल्स नहीं होती है, तो वो आपका ऑप्शन है। इसको क्या बोलते हैं एनेमोसाइटिक। एनेमोसाइटिक टाइप का जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे गार्ड सेल तो होता है पर डिस्टिंक्ट सब्सिडियरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो पैरासाइटिक है, साइक्लोसाइटिक है, एनाइसोसाइटिक है, वहाँ पे आपको स्टोमेटा के साथ साथ में स्पेशलाइज्ड सब्सिडियरी सेल्स भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहा है प्रोग्राम सेल डेथ किस में इन्वॉल्व नहीं होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेसल्स, degeneration of non-functional megaspores, differentiation of sieve element, या हर्टवुड फॉर्मेशन।
तो अगर आप देखेंगे जो आपका वेसल्स है, मैंने पिछले आप क्वेश्चन से इसको रिलेट कर सकते हैं, जो डिफरेंशिएशन वेसल्स का होता है वहाँ पे ये डेथ सेल्स होते हैं ना वेसल्स, तो इनका प्रोग्राम सेल डेथ होता है। प्रोग्राम सेल्स मतलब सेल डेथ का मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन में देता है, ऐसा नहीं कुछ मैकेनिकल इंजरी हो गई उसके बाद डेथ हो गया। जैसे प्लांट में इतने सारे वेसल्स पाए जाते हैं, कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं करने जा रहा है, वो सेल खुद ही सेल डेथ कराता है, तो इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। और वेसल्स में ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा जैसे मेगास्पोर होता है, तो मेगास्पोर्स कई बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से, उसमें से एक ही फंक्शन करता है जो आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो ये जो डी जनरेशन होता है ये भी प्रोग्राम्ड होता है। वहीं अगर हार्टवुड फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी जो होता है डेथी है, आप डेथी सेल्स होते हैं, तो वो भी प्रोग्राम सेल डेथ का ही नतीजा है। पर आपको पता है सीव सेल्स जो होते हैं, सीव एलिमेंट्स वो लिविंग होते हैं, तो वहाँ पे सेल डेथ नहीं हुआ रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ इन्वॉल्व नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट चलते हैं 32 पे। लेटेक्स ऑफ कैरिका पपाया कंटेन्स, इसका आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में भी, या वैसे ही जब आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे लेटेक्स वगैरह के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि जो कैरिका पपाया है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम वहाँ पे रहता है। ओके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कैरिका पपाया का जो लैटेक्स है ये यूज़ होता है क्योंकि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स ऑफ सिसर एरिएंटम सेक्रेट, आपको पता है, आपने अगर कभी ये जो प्लांट है सिसर एरिएंटम का जो विलेजेस में है, इसके लीव्स को जो है खाया जाता है और ये एक खट्टा सा टेस्ट देता है इसका। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो इसके ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, ऑर्गेनिक एसिड। वहीं बात करेगा क्वेश्चन नंबर 34 का, जो है लीफ सरफेस क्लोजर टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज। जब आप देखते हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस होता है प्लांट का, मतलब मेन शूट होता है, वहाँ पे लीव्स लगी होती हैं और उससे लीफ जो होता है, लीफ के दो सरफेस होते हैं और एक नीचे का जो होता है उसको अबैक्सियल बोलते हैं, जो ऊपर का होता है उसे एडैक्सियल बोलते हैं। ओके, तो जो लीफ सरफेस जो सेंट्रल एक्सिस के क्लोज होती है वो होता है आपका कौन सा? लीफ आप देखेंगे स्टेम से ऐसे निकल के झुका हुआ रहता है और जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, जो सेंट्रल एक्सिस के पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एडैक्सियल। वैसे मैंने आंसर की देखा इसका, तो वहाँ पे एडैक्सियल आंसर दिया हुआ है इसका, पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एडैक्सियल। जो सेंट्रल एक्सिस के क्लोजर रहती है उसको एडैक्सियल बोलते हैं, जो अवे रहता है उससे उसको हम एबैक्सियल बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? एडैक्सियल। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। पीडोमार्फोसिस रिफर्स टू द फिनोमेनन ऑफ। पीडोमार्फोसिस का मतलब होता है ऐसा मार्फोसिस जहाँ पे प्रिमिटिव कैरेक्टर शो हो। तो आप देखेंगे कि जैसे ट्रैकरी एलिमेंट्स है, ओके, ये हेफाजाइडस अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम नहीं है, ना तो डिफरेंशियल लेंथ ऑफ ट्रैकरी है ना रे एलिमेंट। और डिफरेंशियल लेंथ तो अलग अलग लेंथ हो ही सकता है। यहाँ पे बात होती है कि जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं उनमें सडन इंक्रीज, जैसे आप जो एडवांस ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं आपको पता है वो लॉन्गर होते हैं और इनमें सडन इंक्रीज होता है, तो ये एडवांस फीचर है। वहीं जो ट्रैकरी एलिमेंट्स जिनका ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ये प्रिमिटिव फीचर है, जहाँ पे ये ट्रैकरी एलिमेंट्स काफ़ी छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो पीडोमार्फोसिस जब होता है तो उसमें जो आपके ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं इनका जो इंक्रीज होता है ग्रेजुअली होता है, इसलिए ये छोटे ही रह जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। द हाइट एंड विथ ऑफ अ रे एलिमेंट कैन बी एग्जामिन्ड बाय कटिंग। कह रहा है हाइट और विथ आप कैसे देखेंगे रे एलिमेंट्स का? आपने जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पिथ होता है, वहाँ पे कैम्बियम होता है, एक तरफ जाइलम फ्लोएम भी होता है, फिर वो ट्रैवर्स होते हैं किससे? मेडुलरी रे से। अगर आपको मेडुलरी रेज का हाइट और विथ देखना है तो पूछ रहा है कौन सा सेक्शन काटेंगे आप? ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टेंजेंशियल सेक्शन या बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ना तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दिखेगा, ना तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको दिखेगा, ये आपको दिखता है टेंजेंशियल सेक्शन में। इसका आप फिगर्स भी जो है नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारे सेक्शंस होते क्या हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है एम्फीक्राइबल बंडल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए जब आप वैस्कुलर बंडल पढ़ते हैं तो वो दो टाइप का होता है, एक तो रेडियल बंडल्स होते हैं, एक कंसेंट्रिक बंडल्स होते हैं। रेडियल बंडल्स तब हम बोलते हैं जब जाइलम और फ्लोएम
अलग अलग रेडियाई पे होते हैं। जब अलग अलग रेडियाई पे हों तो वो रेडियल वैस्कुलर बंडल हो गया। लेकिन अगर कंसेंट्रिक लेयर बनाते हैं तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जो एम्फीक्राइबल है ये आपका कंसेंट्रिक में आता है। कंसेंट्रिक में दो टाइप का होता है आपका, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। एम्फीक्राइबल हम तब बोलेंगे जब कोर जो है वो जाइलम का बना हो और वो सराउंडेड हो फ्लोएम से। वहीं एम्फीवेसल कब हम बोलते हैं जब कोर जो हो फ्लोएम का बना हो और वो सराउंडेड हो किससे, जाइलम से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका आपका 37 का सी, जाइलम सराउंडिंग फ्लोएम आर द बंडल्स विच आर नोन एज एम्फीक्राइबल। ओके, ओ सॉरी, ये एम्फीवेसल का है। वेसल में मैंने आपको बताया जाइलम सराउंड करता है फ्लोएम से। एम्फीक्राइबल में जो कोर होता है वो किसका बना होता है, जाइलम का। तो फ्लोएम सराउंडिंग जाइलम। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिनामोन। कह रहा है सिनामोम आपको पता है जो उसका बार्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे सेक्रेटरी ऑयल सेल्स होते हैं, लेटिसिफेरस ट्यूब्स होते हैं, कोलेटर्स होते हैं या सेक्रेटरी डक्ट्स होते हैं। तो कोलेटर्स तो एकदम अलग है यहाँ पे। अब सेक्रेटरी डक्ट्स, लेटिफेरस ट्यूब्स या सेक्रेटरी ऑयल सेल्स हो सकता है। तो जो सिनामोन की बार्क होता है वो एक्चुअली वहाँ पे सेक्रेटरी ऑयल सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमें इसका टेस्ट आता है या महक आता है इसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। प्लमोस कंडीशन ऑफ स्टिग्मा विथ रिसेप्टिव सरफेस डिस्पर्स्ड ऑन मल्टीसेरिएट ब्रांचेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कह रहा है प्लमोस कंडीशन कहाँ पे मिलता है स्टिग्मा का, या जिसे आप फीदरी स्टिग्मा भी कहते हैं, वो आपको कहाँ पे मिलता है। तो जो आप फीदरी स्टिग्मा पढ़ते हैं वो आपको मिलता है मेनली पोएसी के मेंबर में, और पोएसी के मेंबर में कुछ सीरियल्स भी आते हैं। ठीक है, तो सीरियल्स ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आपका। अब क्वेश्चन नंबर 40। ड्यूरिंग स्यूडोगैमस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, कह रहा है कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है फ्यूज करता है वन ऑफ द स्पर्म सेल टू फॉर्म एंडोस्पर्म, या पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और इनिशिएट करता है ऑटोनॉमस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, या पोलर न्यूक्लियाई फेल टू फ्यूज एंड एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म, या पोलर न्यूक्लियाई नेवर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। तो अगर आप देखेंगे जो आपका ये स्यूडोगैमस टाइप ऑफ एपिमेक्सिस है ये एक्चुअली रिक्वायर करता है, जैसे कुछ प्लांट होते हैं स्यूडोगैमस और कुछ ऑटोनॉमस टाइप के होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो पॉलन का जर्मिनेशन है स्टिग्मा पे ऑटोनॉमस वाले पे यहाँ पे नहीं रिक्वायर होता है, लेकिन जो स्यूडोगैमस वाले हैं वहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, अंदर भी जाता है, वहाँ पे स्पर्म भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एपोमैक्सिस का मतलब है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो जो स्पर्म के सेल्स हैं वो एक को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, लेकिन स्यूडोगैमस टाइप ऑफ एपोमैक्सिस में जो है इनको रिक्वायर्ड होता है कि इनको एंडोस्पर्म बनाना है, और एंडोस्पर्म बनाने के लिए एक स्पर्म को फ्यूज करना होगा पोलर न्यूक्लियाई से। तो जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करता है वन ऑफ द स्पर्म सेल टू प्रोड्यूस एंडोस्पर्म। सो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कैलोस डिपोजिशन इन मियोसाइट्स ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेनली स्पोर्स। आप पढ़ेंगे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो वहाँ पे मियोसाइट्स होते हैं, उनके चारों ओर जो होता है कैलोस का डिपोजिशन होता है। ये क्या इंश्योर करता है, प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द मियोसाइट्स, गेमेटोफिटिक कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, फर्मनेस टू द माइक्रोस्पोर, या स्पोरोफिटिक कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको पता है ये जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है ये क्या करता है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो कैलोस का डिपोजिशन होता है, ऐसा अरबिडोप्सिस के ऊपर रिसर्च हुआ है, इसका देखा गया है अगर हम प्रिवेंट कर दें कैलोस डिपोजिशन को तो वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स बनता है वो जो है ख़राब हो जाता है। तो जो इसमें गैमेटोफिटिक कंट्रोल है डेवलपमेंट का वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो कैलोस डिपोजिशन जो होता है मियोसाइट्स में ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो इंश्योर करता है कि गैमेटोफिटिक कंट्रोल हो डेवलपमेंट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम। 42 पे इन एन एम्ब्रियो सैक, कह रहा है एम्ब्रियो सैक के कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट।
क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल इज यूजली लोकेटेड टूवर्ड द माइक्रोपिलर एंड एंड दोस ऑफ सिनर्जिस टूवर्ड द चलाजर एंड। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या एग सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोपिलर एंड पे होते हैं और सिनर्जिस चलाजर एंड पे? नहीं, सिनर्जिस तो एग के साथ में ही होते हैं, तो ये गलत है। सेल वॉल ऑफ एग सेल इज नॉट एटेन्यूएटेड टूवर्ड द चलाजर एंड। क्या आपको लगता है ये भी करेक्ट है? एक्चुअली ये नहीं करेक्ट है। जो सेल वॉल होता है एक सेल का वो एटेन्यूएटेड होता है चलाजलिन की तरफ। सी पे आते हैं अब। ओके, ऑफ प्लांट स्पीसीज एन एम्ब्रियो सैक ऑफ प्लांट स्पीसीज वेयर द एग apparatus इज विदाउट द सिनर्जिड्स द एग सेल पजेस द फिलीफॉर्म apparatus। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। एक्चुअली जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे आप देखेंगे एक सेल के पास में दो सिनर्जिस्ट होते हैं और दोनों जो सिनर्जिस्ट होते हैं वहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus पाया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी जो सिनर्जिस्ट नहीं होते हैं तो एग सेल के पास फिलीफॉर्म apparatus होता है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे भी देख लेते हैं, सेंट्रल सेल इनवेबिलिटी हार्बर्स टू न्यूक्लियाई, ये भी गलत है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एट द टिप रीजन ऑफ ग्रोइंग पॉलन ट्यूब इज। आप देखेंगे जब पॉलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है और पॉलन जो ट्यूब है वो बढ़ता ही चला जाता है, वहाँ पे ग्रोइंग टिप रहता है। ग्रोइंग टिप पे एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता रहता है। कह रहा है वो किस टाइप का होता है? सर्कुलर, स्पाइरल, पल्सेटिंग और रिवर्स फाउंटेन। तो जो फीचर है ग्रोइंग टिप का पॉलन ग्रेन का वो ये है कि वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है वो रिवर्स फाउंटेन होता है। रिवर्स फाउंटेन का आप ऐसा मतलब समझिए जैसे आप फाउंटेन देखते हैं, फाउंटेन में क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ओके, फाउंटेन। लेकिन रिवर्स फाउंटेन का ये मतलब है कि जैसे पॉलन ट्यूब नीचे जा रहा है तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो इसे बगल बगल से साइटोप्लाज्म आएगा और फिर उस टिप से ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, ऊपर का मतलब समझ रहे, टिप से उल्टा फाउंटेन आप समझ लीजिए, ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती रहती है, तो इसे रिवर्स फाउंटेन बोलते हैं और ये पॉलन ट्यूब के टिप रीजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। उबिश बॉडीज आर द। उबिश बॉडीज आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट वहाँ पे, और कह रहा है क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड lipoidal bodies that contribute to enzyme formation, polysaccharide granules that give species a specific enzyme pattern, membrane bound proteinaceous bodies that confirm recognition reaction, or callose rich vesicles which get impregnated in the cavities of enzyme। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है आपका ए। ये एक्चुअली आप जब इसका पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टेबेटम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो टाइप के टेबेटम होते हैं, एक अमीबॉइड और एक सेक्रेटरी वाले जो टेबेटम होते हैं उनके सेल्स में ये उबिश बॉडीज पाए जाते हैं। और ये डेवलपमेंट में क्या होता है, और एक्चुअली ये हॉलमार्क भी होते हैं, सेक्रेटरी जो आपके टेबेटम हो गए उसका ये हॉलमार्क है, मतलब उसमें पाए जाते हैं। ये क्या करता है, ये वहाँ से ट्रांसफ़र होके चला जाता है एंथर के लोक्यूल से, ओके, और ये हेल्प करता है एग्जाइन फॉर्मेशन में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल प्री रिक्विसाइट फॉर नॉर्मल माइक्रोगेमेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस इज। कह रहा है कौन सा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे नॉर्मल माइक्रोगेमेटोजेनेसिस हो? माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, ओके। सो माइक्रोगेमेटोजेनेसिस का मतलब है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं है, ध्यान दीजिए, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस है, मतलब जब स्पर्म बनेंगे तो उसके लिए क्या प्री रिक्विसाइट है? इसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ 2 sperm cells before the release of pollen grains, vacuole formation and asymmetric division in the microspore, physical association of sperm cell with the vegetative nucleus, or the attainment of stigma receptivity before anther-dehiscence। तो माइक्रोगेमेटोजेनेसिस आपको पता है कहाँ पे होता है? जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब में ही माइक्रोगेमेटोजेनेसिस होता है। उससे पहले ये एसेंशियल प्री रिक्विसाइट है कि वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाए इससे और असिमेट्रिक डिवीज़न हो जाए माइक्रोस्पोर में। पॉलन ग्रेन के अंदर जो डिवीज़न होता है जेनेटिव न्यूक्लियस और ये सब बनता है, ये बन जाए, तब उसके बाद माइक्रोगेमेटोजेनेसिस होगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट इन पेपरोमिया इज, कह रहा जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है पेपरोमिया में वो कैसा होता है। जब आप एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे एक पेपरोमिया का भी टाइप आता है। ओके, और जो पेपरोमिया का टाइप है इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो टेट्रास्पोरिक होता है और 16 न्यूक्लिएट पाया जाता है, पॉलीपोलर होता है, इसमें बहुत सारे पोल्स बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। इलाइयोजोम राइजेज एज एन आउटग्रोथ ऑफ, कह रहा है किसका आउटग्रोथ होता है इलाइयोजोम। इलाइयोजोम के बारे में जब आप पढ़ेंगे ये एक्चुअली ऑयल बॉडीज होते हैं। ऑयल बॉडीज मतलब इसी के ऊपर नाम, इलाइयो मीन्स ऑयल, सोम मीन्स बॉडी, ये अटैच होते हैं सीड्स से। आपको बहुत सारे सीड्स में इलाइयोजोम मिलेंगे। ओके, और ये एक्चुअली जो लिपिड बॉडी आप कह लीजिए जो होता है, ये हाइलम जहाँ पे होता है वहाँ पे ये बनता है, या रेफी या हाइलम जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पे ये उसका आउटग्रोथ रहता है और ये हेल्प करता है माइमियो कोरी के लिए, मतलब जो आंट से सीड्स डिस्पर्सल होता है उसके लिए। ओके, तो सीड आंट जो होते हैं ये ऐसे इलाइयोजोम जिसमें रहता है वो सीड्स को लेके जाते हैं जहाँ पे उनका लार्वा इस पे फीड करता है, उसके बाद वो सीड को फेंक देते हैं जिससे सीड का डिस्पर्सल होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर बी है, रेफी और हाइलम। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। एक्स बॉडीज फॉर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रेजेंट, आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे एक्स बॉडीज भी बनती हैं, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर स्पर्म रिलीज होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक्स बॉडीज भी बनती हैं। ये एक्स बॉडीज होती क्या है। ओके, तो एक्स बॉडीज एक्चुअली आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो ये डीजनरेटेड न्यूक्लियाई होती है सिनर्जिड्स की और वेजिटेटिव न्यूक्लियस की। ओके, उन्हीं को हम एक्स बॉडीज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अ स्पेसिमेन और एनी अदर एलिमेंट selected from the original material cited by the author when no holotype was designated at the time of publication is, अगर हम कोई स्पेसिमेन या अदर एलिमेंट जो हम ओरिजिनल मटेरियल से लेते हैं साइटेड बाय द आथर, जिसको आथर ने साइट किया हो अपना जो स्पीसीज हो पब्लिश करते टाइम, तो वो जो होता है जब उन्होंने मतलब होलोटाइप नहीं डिसाइड किया था और हम उसी में से कोई स्पेसिमेन लेते हैं या उसका एलिमेंट लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं फॉर द पब्लिकेशन, तो वो क्या होता है होलोटाइप, आइसोटाइप, इलेक्ट्रोटाइप या टोपोटाइप। तो ऐसे को हम क्या करते हैं जब आथर ने होलोटाइप नहीं डिजिग्नेट होता और हमें एक होलोटाइप के जैसा कुछ बनाना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोटाइप और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोटाइपिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। A group that includes a common ancestor and some but not all of its descendants is called, ये आप पढ़ेंगे जब फाइलोजेनेटिक ट्रीज वगैरह आपको पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एक्सेट्रा क्या होता है, प्लीजियोमार्फिक भी आप वहाँ पे पढ़ते हैं, एपोमार्फिक कैरेक्टर, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। और ऐसे ग्रुप जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर हो लेकिन उसके सारे डिसेंडेंट ना हो उस ग्रुप में, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं पैराफाइलेटिक। ओके, ठीक, तो ऐसे ग्रुप को हम पैराफाइलेटिक बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। बाकी के सारे सोल्यूशन हम आपको बताएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।